हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टारगेट जीके विद ज्योति में। जिस तरह हमारी सीरीज चल रही थी मुगल काल के वंशज, इसमें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बाबर, हुमायूं और अब तीसरा है अकबर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अकबर का कार्यकाल रहा है 1556 से 1605 के बीच में। इनकी माता है हमीदा बानो बेगम। जो माता पिता के नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, पर फिर भी मैंने लिखे हैं। जिस तरह से मैंने बाबर के में लिखा था कि उनके पिता कौन थे, उमर शेख, है ना। इस तरह से आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि इनके पिता कौन थे अकबर के। ठीक है, फिर है इनके बचपन का नाम क्या था। बचपन का नाम है इनका जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, जलालुद्दीन, ये तो आपने जब बहुत सारे सीरियल्स में अकबर के बारे में बताया गया है, तो उसमें अकबर के बारे में जब बोलते हैं तो उसमें ये बताते हैं कि जलालुद्दीन अकबर बोलते हैं उनको, जलाल। फिर है उपाधि। उपाधि बहुत ज़रूरी है, उपाधि इम्पोर्टेंट है। कि कौन सी उपाधि इन्हें मिली थी, वो है बादशाही गाजी की उपाधि। जैसे जहांगीर का जब पढ़ेंगे तो उनको नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी इस तरह बोला गया था। ऐसे ही एक बादशाही गाजी की एक उपाधि की शुरुआत होनी शुरू हो गई थी। फिर है कि दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी। ये सब जानते हैं कि अकबर ने की थी, लेकिन किस वर्ष की थी, 1582 में। ठीक है, एक दीन इलाही धर्म है, इसकी स्थापना 1582 में अकबर ने की थी। और दीन इलाही को स्वीकार करने वाले प्रथम और हिंदू शासक कौन था, बीरबल। आप जानते हैं बीरबल अकबर के जो 9 रत्न थे उनमें से एक था बीरबल, जिसने इस धर्म को स्वीकार किया था, या इसका पुरोहित बोल सकते हैं आप इसे। ठीक है, फिर अकबर ने इलाही संवत की स्थापना की 1583 में। ठीक है, 1582 और फिर बिल्कुल नेक्स्ट ईयर 1583 में इलाही संवत। ये मुस्लिम धर्म से जुड़ी हुई है इलाही संवत, आप समझ सकते हैं। और दीन है इलाही। ठीक है, पहले धर्म बना फिर बाद में उस धर्म का कैलेंडर बना। ठीक है ना, पहले 82 में धर्म बन गया और नेक्स्ट ईयर में उसका कैलेंडर बना बाकायदा, कि किस तरह से कौन कौन से पर्व मनाए जाएंगे। फिर है बीरबल का असली नाम। बहुत बार आप ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बीरबल का असली नाम क्या है। बीरबल का असली नाम है महेश दास। ठीक है, महेश दास। और इसको एक उपाधि दी गई थी, कवि प्रिय की उपाधि। ठीक है, कवि प्रिय की उपाधि दी थी अकबर ने, किसको, बीरबल को। फिर है अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान शुरू किया, इसको सूर्य उपासना कहते हैं। देखो, जो अकबर जो व्यक्ति थे, इन्हें सब धर्मों में इंटरेस्ट था। आप अभी अब पढ़ेंगे आप कि इनके जो काल को साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं, क्योंकि इनके काल के टाइम पर बहुत सब धर्मों की किताबें पढ़ी गई, उनका अनुवाद हुआ। ठीक है, तो इनको सब धर्म में इंटरेस्ट था। तो उन्होंने सूर्योपासना, जो हिंदू धर्म की एक प्रथा है, उसको भी उन्होंने स्वीकार किया था। आप जानते हैं जैसे जोधाबाई से जब इनका विवाह हुआ था तो इनको हिंदू धर्म की चीज़ों में भी इंटरेस्ट आना शुरू हो गया था, हिंदू धर्म में भी इंटरेस्ट आना शुरू हो गया था। तो इन्होंने सूर्य उपासना का अनुष्ठान करना शुरू किया था। फिर है राजस्व प्राप्त करने के लिए इन्होंने एक जब्ती प्रणाली शुरू की थी। देखिए, जब्ती प्रणाली क्या थी। जब्ती प्रणाली 1570 से 1580 के बीच में 10 साल के लिए शुरू हुई थी। इसमें ना जो ज़मीन थी, जो कृषि योग्य भूमि थी, उस पर राजस्व लगाया गया, उसकी पहचान की गई। ठीक है, और उनको फिर अलग अलग क्षेत्र में बांटा गया। तो ये इसको दहसाल बंदोबस्त भी कहते हैं बेसिकली। तो 10 साल के लिए था। ठीक है, यानी 10 साल उसको स्टडी करा, जो कृषि योग्य भूमि थी, और फिर उस पर टैक्स लगाया गया। ठीक है, एक तरह से राजस्व प्राप्त करने का सिस्टम था। तो फिर ये शुरू किसने किया था, इसे राजा टोडरमल ने शुरू किया था, जो अकबर का वित्त मंत्री था। ठीक है, राजस्व विभाग का वित्त मंत्री थे राजा टोडरमल। इन्होंने 1580 में बेसिकली इसको शुरू किया था। ठीक है, 70 से शुरू हो गया था, 80 10 साल के लिए जो इन्होंने राजस्व प्रणाली शुरू की थी, उसे दहसाल बंदोबस्त या जब्ती प्रणाली कहा गया है। फिर है आपका प्रशासन की विशेष मनसबदारी प्रथा भी इस टाइम पर शुरू हुई थी। ठीक है, मनसबदारी प्रथा, देखो जब्ती प्रणाली बेसिकली टैक्स था, लेकिन मनसबदारी प्रथा एक एक कह सकते हैं आपके रैंकिंग सिस्टम था। यानी एक मनसब होगा, एक एक रैंक होगी, मनसब मतलब रैंक होता है।
मनसब होगा, एक रैंक होगी, और उसके आधार पर, उस रैंक के आधार पर उसको घुड़सवार रखने होंगे, घोड़े रखने होंगे, में फिर उनकी सैलरी होगी, और उनकी सैलरी के हिसाब से इनको एक मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। अब देखो, जब्ती प्रणाली एक टैक्स सिस्टम है, लेकिन मनसबदार प्रणाली जो है, ये मनसबदारी प्रणाली एक मिलिट्री सिस्टम है। ठीक है। फिर है संगीतकार। संगीतकार कौन थे अकबर के टाइम पर? 3-4 संगीतकार दिए गए हैं, लेकिन जो प्रमुख हैं वो है तानसेन। तानसेन हम सब ने सुना है, तानसेन। और इनको जो उपाधि दी गई थी वो था कंठाभरण वाणी विलास। देखिए, कंठ मतलब कंठ से गाएंगे, संगीतकार है तो कंठ से गाएंगे, तो ये आप ये आइडिया लगा लेंगे कि आपको इसके नाम से ही आइडिया मिल जाएगी, कंठाभरण वाणी विलास। फिर है आपके बाज बहादुर, बाबा रामदास और बैजू बाबरा। देखिए, आप सब बा से शुरू हो रहे हैं, बाज, बाजू, बाबा, बैजू। ठीक है। तो आपको यहाँ समझना है कि जब बजता है कुछ तो उसमें से क्या निकलता है? संगीत निकलता है। तो बाजू, बाबा, बैजू और तानसेन तो आप सभी जानते होंगे, तो इनको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इनकी जो उपाधि है इनको मिली थी कंठाभरण वाणी विलास, ये याद करने की ज़रूरत है आपको। फिर है चित्रकार कौन कौन थे इनके समय में? जो बहुत फेमस चित्रकार हैं वो है अब्बुर समद। अब्बुर समद बहुत फेमस चित्रकार है, और इनको जो उपाधि मिली थी वो थी सीरी कलम की उपाधि दी थी। किसने? अकबर ने दी थी इनको सीरी कलम की उपाधि। दसवंत और बसावन भी इस समय के चित्रकार थे। देखिए, अब्बुर समद को याद कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे सीरी कलम की उपाधि दी गई थी। अब सीरी कलम क्यों कहा गया था? देखिए, कलम कलम से चित्रकारी होती है ना, इसलिए बोला गया था सीरी कलम। दसवंत और बसावन भी अन्य चित्रकार हैं। फिर है जो उस टाइम पर कौन थे संत, वो थे सलीम चिश्ती। ठीक है। इनको इनको अकबर बहुत मानते थे, और जब जहांगीर का जन्म हुआ था तो उनको जो सलीम बोला गया था, जहांगीर का जो शॉर्ट नेम था वो सलीम था, तो अकबर ने सिर्फ इस वजह से सलीम रखा था क्योंकि वो सलीम चिश्ती को बहुत मानते थे। यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है कि मकबरा कहाँ पर है इनका? वो है आगरा के सिकंदरा में, वहाँ पर इनको दफनाया गया था। फिर है इनकी जो अकबरनामा, एक पुस्तक है जिसमें अकबर के बारे में लिखा गया है, उसकी रचना किसने की है? वो है अबुल फजल। ठीक है। कुछ मिसप्रिंटिंग हो गई है पीडीएफ में, तो प्लीज़ इग्नोर इट। अब्दुल फजल ने, ठीक है, अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। फिर है अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल। अब क्यों कहा गया है इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल? क्योंकि इसके टाइम पर बहुत सारी पुस्तकों की रचना हुई थी, और उन पुस्तकों का अनुवाद भी किया गया था फारसी में। ठीक है ना? जैसे पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद हुआ था। ठीक है ना? अबुल फजल ने क्या था? अनवर ए सादात, पंचतंत्र का जो फारसी में अनुवाद किया था वो था अनवर ए सादात। क्या था? अनवर, अनवर ए सादात। ये पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद था। इस तरह से जो महाभारत थी उसका अनुवाद हुआ था फारसी में, और उसको उसका बोला गया था रज़्मनामा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महाभारत का जो फारसी में अनुवाद हुआ था उसको क्या बोला गया था? महाभारत के फारसी अनुवाद को रज़्मनामा। ठीक है, रज़्मनामा। रज़्मनामा का यह अर्थ होता है युद्धों की पुस्तक, यानी युद्ध वाली पुस्तक जिसमें युद्ध का वर्णन किया गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि चार बाग बनाने की प्रथा अकबर के काल में शुरू हुई थी। अब ये चार बाग क्या है? चार बाग एक स्थापत्य कला होती है जिसमें एक क्षेत्र में इस तरह से चार बाग बनाए गए होते हैं। बाग मतलब आप जानते हो, एक हरा क्षेत्र होता है और बीच में नालियाँ होती हैं पानी के आवागमन के लिए। तो इसको शुरू करने का श्रेय किसको है? अकबर को है। फिर है अकबर ने कौन कौन से निर्माण कार्य करवाए हैं? यहाँ पे सिर्फ एक लिखा है, बुलंद दरवाजा, लेकिन इसके अलावा अकबर ने बहुत सारे निर्माण कार्य करवाए हैं। जैसे दिल्ली का हुमायूं का मकबरा है, आगरा का लाल किला है वो भी अकबर ने बनवाया था, फतेहपुर सीकरी में जो शाही महल है अकबर ने बनवाया था, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा। ठीक है, ये तो यहाँ लिखा ही हुआ है, जोधाबाई का महल। इस तरह से
फिर लाहौर का किला, ये सब अकबर के द्वारा किया गया निर्माण कार्य है। फिर है मुगलों की भाषा। देखो मुगलों की भाषा जो रही है वो राजकीय भाषा वो फ़ारसी रही है, यानी सारे जो प्रशासनिक काम वहाँ पे हुए हैं मुगलों के काल में वो सब फ़ारसी भाषा में हुए हैं। अकबर के समय में बहुत सारे युद्ध नहीं हुए हैं, कम ही युद्ध हुए हैं। जो दो फेमस युद्ध हैं वो है, पहला है उसमें जो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो बहुत फेमस है, जो 1556 में हुई थी 5 नवंबर को, अकबर और हेमू के बीच। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच। और इसमें जो अकबर का प्रतिनिधित्व कर रहा था वो था बैरम खां। बैरम खां के संरक्षण में ये सारा युद्ध का कार्य कर रहा था। और फिर दूसरा है हल्दी घाटी का युद्ध, ये बहुत फेमस है, जो 18 जून 1576 में। देखो 1526 में पहला युद्ध होगा पानीपत का, 56 में दूसरा हो गया, और 76 में आपका हल्दी घाटी का युद्ध, यानी 76 में 26 फरवरी 76। ठीक है, फर्स्ट आपका पानीपत का हो गया बैटल, सेकंड आपका हो गया 56 में, और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। इसमें अकबर और महाराणा राणा प्रताप जो मेवाड़ के थे उनके बीच में युद्ध हुआ था। और पहले युद्ध में भी अकबर विजयी रहा था और इस दूसरे युद्ध में भी अकबर विजयी रहा था। देखो यहाँ पे मुगल सेना का यहाँ पे बैरम खां था, बैरम खां को मार दिया गया था इसके बाद, मतलब इस युद्ध के बाद नहीं, बाद में। और उसके बाद जब ये 76 का युद्ध हुआ, यहाँ पे मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? मान सिंह और आसफ खां। ठीक है, ये दो व्यक्ति थे जो अकबर की तरफ से युद्ध कर रहे थे। कि अकबर के जो कुछ खास बिंदु थे मैंने आज सिर्फ वही डिस्कस किए हैं, बहुत ज़्यादा मैं डीप में नहीं गई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वन सच के वीडियो में जो है जहांगीर। ठीक है, जब मैं जहांगीर का वीडियो बनाऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।